सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। दोस्तों नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की पंक्तियां हैं। मधुशाला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अमर कृति है, लेकिन रेडियो से डॉक्टर बच्चन का एक अभूतपूर्व नाता रहा, और वो भी आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र से। एक समय ऐसा था जब आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में बतौर संगीत निर्देशक कार्यरत थे जाने माने बांसुरी वादक पंडित रघुनाथ सेठ। पता नहीं कब बातों बातों में यह तय हुआ कि चूंकि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने पूरे देश के लोकगीतों को जमा किया है, तो वो लोकगीतों पर आधारित अपनी कुछ कविताओं की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के लिए करेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इसके लिए राजी भी हो गए। संगीत देने की जिम्मेदारी खुद पंडित रघुनाथ सेठ ने ली, और तब ये अनमोल गीत रिकॉर्ड हुए जो हमारे संग्रहालय के अनमोल नगीने हैं। सुनते हैं। मैंने गीतों में एक नया प्रयोग किया है। साहित्यिक गीत तो प्रसिद्ध छंदों और मात्राओं और तुकों के लय पर लिखे जाते हैं, लेकिन इन गीतों में मैंने लोक धुनों पर गीत लिखे हैं। इनकी लय लोक धुनों से आई है, और ये गीत केवल पढ़े जाने के लिए नहीं है, बल्कि गाए जाने के लिए हैं। पहला गीत है आंगन के बिरवा मित्रे। आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के रोप गए साजन सजीव हुआ आंगन, रोप गए साजन सजीव हुआ आंगन, आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के पी की निशानी को देते पानी, पी की निशानी को देते पानी, नैनों के घट गए रीत रे, आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के फिर सावन बिनु मनु भावन, फिर सावन बिनु मनु भावन, सारी उम्र गई बीत रे, जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के तू अब सूखा सब दिन रूखा, तू अब सूखा सब दिन रूखा, रूखा गले का गीत रे, आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के पी की निशानी को देते पानी, पी की निशानी को देते पानी, नैनों के घट गए रीत रे, जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के फिर सावन बिनु मनु भावन, फिर सावन बिनु मनु भावन, सारी उम्र गई बीत रे, जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के तू अब सूखा
सब दिन रूखा, तू अब सूखा सब दिन रूखा, रूखा गले का गीत रे। आंगन के बिरुआ मीत रे, आंगन के अंतिम शैया हो तेरी छैया, अंतिम शैया हो तेरी छैया, दैया निभा दे प्रीत रे। जीवन के बिरुआ मीत रे, जीवन के। अब दूसरा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वर्षा का गीत है। घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। यह भूमि भली यह बहुत जली, यह और न अब जल को तरसे, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। यह भूमि भली यह बहुत जली, यह और न अब जल को तरसे, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। पर्वत भीगे घर छत भीगे भीगे, बन खेत कुटी झर से, घन बरसे। पर्वत भीगे घर छत भीगे भीगे, बन खेत कुटी झर से, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। फूटे क्यारी नव नर नारी, बहके चहके मधुमय स्वर से, घन बरसे। फूटे क्यारी नव नर नारी, बहके चहके मधुमय स्वर से, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। नव धान उठे नव गान उठे, सबके खेतों से सब घर से, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। नव धान उठे नव गान उठे, सबके खेतों से सब घर से, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। ढोलक ठन के रूठी मन के रूठे, प्रियतम के ढिंग बिय से, घन बरसे। ढोलक ठन के रूठी मन के रूठे, प्रियतम के ढिंग बिय से, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया तरसे न पिया तरसे, घन बरसे। रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया तरसे न पिया तरसे, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया
तरसे न पिया तरसे घनु बरसे बीज ददा गम के घनु बरसे। अब तीसरा गीत है फूलमाला ले लो, लाई है मालिन बीकानेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। बाहर बाहर बालू बालू, भीतर भीतर बाग है, बाग बाग में हर हर बिरुवे, धन्य हमारा भाग है। फूल फूल पर भौरा डाली डाली, कोयल टेरती। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। धवलपुरी का पक्का धागा, धवलपुरी का पक्का धागा, सूजी जैसलमेर की, झीनी बीनी रंग बिरंगी, डलिया है अजमेर की। कलियां डूंगरपुर बूंदी की, अलवर की अम्बेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। ओढ़नी आधा अंबर ढकले, ऐसी है चित्तौर की, चोटी है नागौर नगर की, चोली रणथंभौर की। गंगरी आधी धरती ढकती है, मेवाड़ी घेर की। फूलमाला ले लो, फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। ऐसी लंबी माल की प्रीतम प्यारी पहने साथ में, ऐसी छोटी माल की कंगन बांधे दोनों हाथ में। पल भर में कलियां कुमलाती, द्वार खड़ी है देर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की। 1 टका धागे की कीमत 5 टके है फूल की। तुमने मेरी कीमत पूछी, भोले तुमने भूल की। लाख टके की बोली मेरी दुनिया है अंधेर की। फूलमाला ले लो, आई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का ये गीत अभी आपने सुना। अब हम आज के जमाने की तरफ बढ़ते हैं। अलका याग्निक की आवाज एक बहुत ही मधुर आवाज है। न जाने कितने गाने उनकी आवाज ने सजा दिए हैं। विविध भारती के स्टूडियो में एक बार मैंने उनसे एक दिलचस्प बातचीत की थी। आइए इस बातचीत का एक अंश सुन लिया जाए। सुनने वाले को मेरा नमस्कार। रेडियो से मेरा नाता बचपन से रहा है, 5 साल की उम्र से जी। और लिंक तो बना ही रहता है, चाहे हम रेडियो पर इंटरव्यू दें या बात करें, क्योंकि गाने हमारे रेडियो के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। काफी लंबा सफर तय हुआ है, पर मुझे तो आज भी जब भी कोई गाना गाती हूँ, जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, मुझे हर गाना लगता है मेरा पहला गाना है। और उसी तरह का
पैशन मेरा जो है म्यूजिक में अभी भी है, तो आशा करती हूँ ये रहे हमेशा। अच्छा, ये बताएं कि क्या राज है आपकी आवाज की मिठास का? ये बात मैं अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से पूछ रहा हूँ, सब जानना चाहते हैं। इसका राज तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं की देन है, भगवान की देन है। आवाज जो होती है वो तो भगवान की देन होती है, बाकी आप कैसे सीखते हैं, कितना रियाज करते हैं, क्या क्लासिकल सीखते हैं, आप उसको पॉलिश करना, अपनी गायकी को पॉलिश करना, वो अपने हाथ में है। और मैंने संगीत की तालीम मेनली अपनी मम्मी से ली है, क्योंकि वो खुद एक शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं जी। लेकिन आवाज की जो क्वालिटी है, जो टोन है, वो तो ऊपर वाले की देन होती है। किस तरह की मेहनत छिपी हुई है आपके इस सफर में? कितना संघर्ष आपने किया है मेंटली इस पूरे मेरा दौर में? संघर्ष मैं कहूँगी इस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा है, जैसे कि बहुत से कलाकार कहते हैं कि वो आए जब बॉम्बे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं थी, उनके लिए मतलब कोई रोटी कपड़ा और मकान जो यहाँ की जो सबसे बर्निंग इशू है, कहानियां होती हैं संघर्ष। हाँ, वो उस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा मेरी तरफ, मेरे केस में, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत वेल टू डू थे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ, मतलब कलकत्ता से मुझे बॉम्बे लाना और मेरे साथ रहना, हमेशा मुझे पूरी तरह से गाइड करना, सहारा देना हर तरह से। तो इस तरह की कोई संघर्ष नहीं रहा। मेरा संघर्ष जो रहा है वो अपनी सिंगिंग के साथ ही, जो मैं कह सकती हूँ क्रिएटिविटी का संघर्ष है। क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया मैं फिल्मों में, तब मेरी एक तो बहुत कच्ची उम्र थी, आवाज़ भी कच्ची थी, और मैं यूँ कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी तब बहुत तैयारी नहीं थी मेरे गले में। तो मुझे वो उसको और लोगों ने ये कहना शुरू किया, शुरू में जब लावारिस का गाना पॉपुलर हुआ था मेरे अंगने में, बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ, शी इज़ अ फ्लूक, और ऐसे ही लकी है गाना चल गया उसका, बट कोई खास गायिका मतलब गायकी नहीं है उनकी। तो उस चीज़ पर मुझे संघर्ष करना पड़ा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेहनत करके ये साबित करने के लिए कि आई एम नॉट अ फ्लूक, कि मैं वो वन सॉन्ग वंडर नहीं हूँ, या मैं आई गई एक कोई हवा का झोंका नहीं हूँ। मैं आई हूँ यहाँ रहने के लिए, और बस इस मामले में मुझे संघर्ष करना पड़ा। अलका जी, जिस दौर में आप आई हैं, मतलब लेट 70s 80s की स्टार्ट में समझ लीजिए लगभग 80 को मैं अगर जब 25 साल बोलते तो मैं 80 पकड़ के, क्योंकि एक प्रॉपर जो एक सिंगिंग शुरू की मैंने फिल्मों में, उसके पहले तो नहीं थी, 80 से ही कह सकते हैं। उस दौर में बहुत दिग्गज नाम इंडस्ट्री में थे म्यूजिक की दुनिया में, और बहुत मुश्किल था इस तरह से, एक तरह से ये था कि इस दुनिया में घुसना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। बल्कि आजकल तो जो जितना लोगों ने इस फील्ड को खोल दिया है, वो तो इट्स चाइल्ड्स प्ले कंपेयर्ड टू व्हाट जिस वक्त मैं आई थी। क्योंकि हमारे जो महारथी सिंगर्स जो हैं, लता जी, आशा जी, वो फुल फोर्स में गा रहे थे उस वक्त। और मेरे आने के पहले और भी कुछ सिंगर्स थे जो काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुके थे, जैसे कि अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, काफ़ी लोग गा रहे थे और काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश थे। और उन दिनों सबसे बड़ी जो बात है कि हमें मीडिया की कोई हेल्प नहीं मिलती थी जी। मीडिया हाइप जो आज एक गाना किसी कलाकार का पॉपुलर हो जाता है, तो उस एक गाने के बूते पर वो मीडिया उनको हाइप कर करके एक स्टार के लेवल तक पहुंचा देते, और प्री रिलीज पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा। तो हमें मीडिया हेल्प नहीं थी बिल्कुल, हमें जो भी करना था अपने गाने के थ्रू, बल्कि हमारा चेहरा ही पहचानते नहीं थे लोग बहुत सालों तक, क्योंकि टीवी का और ज्यादा पब्लिसिटी का उन दिनों चलन नहीं था। जो भी हम मतलब मैं कहूंगी कि रेडियो ही एक माध्यम था जिसके थ्रू हमारी आवाज लोगों तक पहुंचती थी, और लोग हमारी आवाज पहचानते थे। पहले शक्ल तो कुछ लोग पहचान भी लेते थे, लेकिन ज्यादातर नहीं जी। तो बहुत ही मुश्किल था किसी नई आवाज को एक्सेप्ट करना उन दिनों में, एक नामुमकिन सा एक काम था। मतलब पायल की झनकार फिल्म में कुछ गाया था आपने, और सोलो जो आपका बड़ा फर्स्ट है वो हमारी बहू अलका। पायल की झनकार में मैंने कुछ 3-4 लाइनें गाई थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ फुल सॉन्ग जी। एक सिचुएशन थी जहाँ कुछ उनको डांस के स्टेप्स हीरोइन को करने थे, 3-4 लाइनें थी, सेमी क्लासिकल टाइप का गाना था। और उसको मैं कह सकती हूँ, उसको मतलब अगर पूरा गाना नहीं कह सकती हूँ, 2 पंक्तियां 2-3 पूरा गाना तो हमारी बहू अलका, इत्तेफाक से फिल्म का नाम भी हमारी बहू अलका था जी। तो वो जो उसके लिए मुझे राजेश रोशन जी ने खास तौर से कलकत्ता खबर भेजकर मुझे वहाँ से बुलवाया था। मैं उन दिनों वहीं थी, स्कूलिंग मेरी चल रही थी, तो मैं चली जाती थी स्कूल अपना अटेंड करती थी, छुट्टियों में बॉम्बे आ जाती थी। मेरे पेरेंट्स ले आते थे मुझे, तो वो गाना उन्होंने खास तौर से बुलाया मुझे कलकत्ता। वो पहला मेरा
प्रॉपर फुल सॉन्ग फिल्म का, मैं कह सकती, हिंदी फिल्म का मतलब। तुम रहेंगे अकेले वहाँ, छोटा सा घर नदिया किनारे, सुबह सवेरे पंछी पुकारे, मची हो सांसों में हलचल हमेशा, जब तो बदन एक होंगे वहाँ, सपनों की सुंदर वो होगा जहाँ। इस गाने को कुछ पहचान मिल पाई थी क्या? नहीं, ये गाना कुछ ज्यादा लोगों ने, ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था जी, लेकिन ये है कि इस गाने को जब मैंने रिकॉर्ड किया तो बहुत से लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी वहाँ। जैसे रिकॉर्डिस्ट ने सुनी मेरी आवाज़, उन्होंने, हमारे रिकॉर्डिस्ट उन दिनों थे, ये फेमस स्टूडियो में हुआ था गाना रिकॉर्ड, फेमस स्टार देव, और वहाँ पर भंसाली बाबा हमारे बहुत पुराने रिकॉर्डिस्ट, बहुत वेटरन, उन्होंने काफ़ी लोगों से जिक्र किया कि बहुत अच्छी आवाज़ है। और भी जिन लोगों ने सुना वहाँ रिकॉर्डिंग के दौरान, तो क्या है, उस गाने से बहुत से लोगों ने नोटिस किया कि ये वॉइस एक बहुत अच्छी आई है, ऐसे लोगों ने महसूस किया, लेकिन उस पर्टिकुलर गाने को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। जी मिल्का जी, ये जो दौर था 80s का, 80s शुरू हो रहा था और आपके आने की खबर फैल गई थी, जैसा कि आपने बताया। इससे पहले की बात है क्या, जब आप आई और कल्याण जी भाई से मिली? कल्याण जी भाई से को जब मैं मिलने गई थी पहली बार, तब मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं फ्रॉक पहन के गई थी तो उनको पहले उन्होंने देख के सोचा कि ये बच्ची क्या करने, मतलब को यहाँ खेलने आई है, क्या करने आई है। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि कोई एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस किया कल्याण जी भाई से, और मेरे पेरेंट्स लेके गए उनके म्यूज़िक रूम पर। तो उन्होंने बोला अच्छा गाना सुनाओगी, मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला अच्छा गाओ, गाना सुनाओ। तो मैं खड़ी हो गई और गाने लगी। तो उन्होंने बोला कि खड़े क्यों हो गई, बैठ के सुनाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं बैठ के नहीं गा सकती, मैं खड़े होकर ही मैं गा सकती हूँ। तो वो काफ़ी साल बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली कि वो सोचने लगे कि ये लड़की मतलब कहती है कि मैं खड़े होकर ही गाऊंगी, बैठ के नहीं गाऊंगी। तो बड़े उन्हें वो बात बहुत अम्यूजिंग लगी थी, और वो हंसते थे बाद में याद करके इस बात को। जी। तो उनसे पहले काफ़ी मुलाकातें हुई कल्याण जी भाई से, और उन्होंने काफ़ी गाइड भी किया, उनके साथ कुछ शोज़ भी मैंने किए। लेकिन उनके अंडर जो रिकॉर्डिंग जो मैंने की, वो मैंने काफ़ी आगे जाके की। वो गाना एक्चुअली उस गाने से मेरी पहचान मैं कह सकती हूँ बनी, और वो गाना शायद याद दिला दूं सबको, मेरे अंगने में का गाना है तुम्हारा क्या काम, जो राखी जी पर फिल्माया गया था। जी हाँ। बताइए कि लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई थी इसी दौर में, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से भी मुलाकात हुई थी इसी दौर के आसपास। उन्होंने कुछ खास सलाह आपको दी थी, या तो अभी गा लो यार? नहीं, उन्होंने कहा था कि क्या उन दिनों ये चलन था, मतलब खैर वो चलन तो आज भी है, डबिंग का, कि जब कोई नई आवाज़ आती थी तो वो उस आवाज़ को ट्राई करने के लिए, कि उनकी माइक टेस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं, वॉइस टेस्टिंग, कि कोई गाना अगर रिकॉर्ड होने वाला है, कोई बड़ी फिल्म का गाना रिकॉर्ड होने वाला है, और नॉर्मली उन दिनों तो लता जी, आशा जी ही ज़्यादा गाती थी। तो अगर सपोज लता जी इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो एक न्यू वॉइस में सिर्फ
म्यूजिक ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए एक डमी वॉइस में गाना रिकॉर्ड कर लेते थे और बाद में वो वॉइस का जो ट्रैक है वो लता जी से बाद में गवा, जब वो फ्री व्हेन शी वाज अवेलेबल। तो ये डबिंग का काम मेरे पहले जो सिंगर्स आई हैं अनुराधा जी और कविता जी ने भी काफ़ी कुछ डबिंग गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। और फिर कभी क्या होता था कि कोई प्रोड्यूसर जब गाना रिकॉर्ड हो गया, वो अगर उन्हें अच्छा लगा गाना सुनने में तो बोला कि अच्छा खासा है गाना, लेट्स कीप रिटेन दिस। इस तरह से इनके काफ़ी गाने रह गए, तो इस तरह से इन्हें चांस काफ़ी कुछ मिल गया। तो लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बोला कि आपसे पूछना चाहता था मैं कि अगर कोई गाना डबिंग के लिए गाना हो तो आप गाएंगी, मतलब आपको प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए ये हमारे जो अनुराधा जी और कविता जी ने ये ऐसे डबिंग करते करते ये लोग आज मेन प्लेबैक सिंगर्स बन गई हैं, प्रॉपर सिंगर्स बन गई हैं। आपका भी ये एक अच्छा तरीका है, लोग सुनेंगे आपकी आवाज़। और तो मैंने लक्ष्मी जी से बोला कि नहीं, मैं तो डबिंग के लिए नहीं गाना चाहूँगी, और मैं 2 लाइन भी अगर गाऊँगी तो फिर उन 2 लाइन से मुझे अटैचमेंट हो जाएगी, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ हो गई अगर वो लाइन इरेज हो गई। तो बेशक आप मुझे ना गवाएं, अभी जब आप सही समझें तब गवाएं, मैं इंतज़ार करूँगी सालों तक अगर करना पड़ा तो, पर मैं डबिंग के लिए नहीं गाऊँगी। अब मैं जो मैं गाऊँ वो रहना चाहिए मतलब। तो मुस्कुराए और बोला अच्छा ठीक है। उसके काफ़ी जल्दी ही बाद ही उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया, और वो भी इस बात को याद करके बहुत हंसते थे और कहते थे कि इतनी छोटी सी लड़की थी लेकिन उसका जो दिमाग था, उसको पता था कि आई वांट दिस एंड आई डोंट वांट दिस। शी वाज वेरी श्योर कि मुझे डबिंग के लिए नहीं गाना है, चाहे उसमें मेरा फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो एक वो वाकया याद आता है मुझे काफ़ी। जी, लक्ष्मी जी के लिए उसके बाद आपने जो मशहूर दौर में कौन सा गाना पहला गाया? प्यारेलाल जी के काफ़ी मैंने गाने गाए, बल्कि तेजाब से पहले की बात। तेजाब के पहले भी कई गाने मैंने गाए उनके। और एक सही माने में मैं कहूँगी एक जो आवाज़ मैं जो उसके पहले जो रिकॉर्डिंग करती थी, मैं बहुत नर्म गाती थी। तो एक आवाज़ को क्या कहते हैं ना, एक माइक पर जो फेंकने का की जो टेक्निक है कि आप जो गाए लफ्ज़ों को मारिए माइक के ऊपर फुल थ्रो के साथ, फुल थ्रो और ओपन थ्रोटेड फुल थ्रोटेड गाना, वो मैंने लक्ष्मीकांत, क्योंकि उनका बहुत हेवी ऑर्केस्ट्रा होता था। जी, अब बताएंगी कि ये क्या हमारे श्रोताओं के लिए समझना बहुत मुश्किल है, मतलब इंडस्ट्री के लोग तो समझते हैं, आवाज़ की दुनिया के लोग जानते हैं कि कम थ्रो क्या होता है और फुल थ्रो क्या होता है। आवाज़ की एक होता है आवाज़ चुरा के गाना, जी, अंदर ही अंदर गाना। हाँ, मतलब आप अपनी जो फुल कैपेसिटी है आवाज़ की उसको उभरने नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है उसमें, अगर आप चुरा के गाएंगे तो एक टाइम के बाद आदत पड़ जाती है वैसे ही गाने की। फिर आप अगर फुल थ्रोटेड गाना भी चाहें तो आप नहीं गा पाएंगे, तो झमाझम गाने नहीं हो सकते। हाँ, वो बिल्कुल जो एक टा करके जो एक आनी चाहिए ना आवाज़। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने हमेशा बहुत, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बहुत हैवी होता था, तो आवाज़ पूरी उसके ऊपर उभर के आने के लिए बहुत ज़ोर से वो चाहते थे कि आवाज़ पूरी तरह से मारो। पहले जो मैं गाने गाया जैसे मैंने समझ लीजिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी गाना, अगर समझ लीजिए 1 2 3 की मिसाल ही ले लेते हैं हम। अब अगर ये गाना मैं गाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये गा रही हूँ वैसे ही उसी सुर में उसी उसमें, लेकिन ये है कि इसमें फोर्स नहीं है, पंच नहीं है आवाज़ में जी, और ये आवाज़ चुरा के गा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नरम मत गाओ, पूरा आपकी जो फुल है आवाज़ वो, तो बोला अब बोलिए हाँ, फिर मैंने उस तरह से गाया हाँ, अभी आप इसी आवाज़ में गाइए। इंटरव्यू के जरिए हमने जानी मानी गायिका अलका याग्निक को दी जन्मदिन की बधाइयां। और अब विविधा कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मार्च के महीने की चित्र भारती। आप जानते हैं कि चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका है और महीने में एक बार विविधा में इसका समावेश किया जाता है। सुनिए चित्र भारती, ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
कैमरा एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मार्च महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी सिनेमा को बदलती महिला निर्देशकों की नई पौध। गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। लघु रूपक गीतकार आनंद बख्शी के गीतों में जीवन का फलसफा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग। और रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में संगीतकार रवि की यादों में साहिर लुधियानवी। सबसे पहले संपादकीय हिंदी सिनेमा को बदलती महिला निर्देशकों की नई पौध। 8 मार्च को होता है महिला दिवस। चित्र भारती के संपादकीय में हमने इस महीने नए जमाने की महिला निर्देशकों की बात आपके लिए जमा की है। ये ऐसी निर्देशक हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से फिल्म संसार को बदला है और दुनिया भर में अपना नाम रोशन करवाया है। भारत में जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी तो हालत ये थी कि महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। हुआ यूं भी था कि दादा साहेब फाल्के को अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के लिए जब महिला कलाकार नहीं मिली तो उन्होंने एक पुरुष अभिनेता सालुंके को महिला भेष धरवाया और अभिनय करवाया। यानी साल 1913 से लेकर आज साल 2025 तक हमारी फिल्मों ने एक लंबा सफर तय किया है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि सन 2024 तो भारतीय सिनेमा में युवा महिला निर्देशकों की तरक्की का साल रहा है। बदलाव की ये लहर बीते बरस भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी देखने को मिली थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के स्वर्ण मयूर पुरस्कार के लिए जिन 15 फिल्मों का नामांकन किया गया था उनमें से 9 फिल्में महिला निर्देशकों की थी, यानी महिलाओं की भागीदारी 60% थी। भारतीय सिनेमा का परचम सबसे ऊंचा लहराने में बीते बरस जिस निर्देशक का योगदान सबसे बड़ा माना जा सकता है वो हैं पायल कापड़िया, जिन्होंने बनाई ऑल वी इमेजिन एज लाइट। गौरव की बात यह है कि इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 77वें कान फिल्म समारोह में 23 मई 2024 को किया गया था। इस फिल्म को पाम डिओर के लिए नामांकित किया गया था और ऑल वी इमेजिन एज लाइट ऐसी पहली भारतीय फिल्म बन गई जिसने ग्रां प्री जीता था कान फिल्म समारोह में। इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी 2 नामांकन हासिल हुए थे। यही नहीं, इसे ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था। जाहिर है कि इस फिल्म ने साल 2024 में पूरी दुनिया में असंख्य फिल्म पुरस्कारों और फिल्म समारोहों में बड़ा धमाका किया था। बीते कुछ सालों में दुनिया भर के फिल्म समारोहों में अपना नाम रोशन करने वाली एक और महिला निर्देशक हैं रीमा दास, जिन्होंने साल 2017 में विलेज रॉक स्टार्स बनाई थी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग सहित 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इसे बेस्ट फिल्म चुना गया था। इसके अलावा दुनिया भर के फिल्म समारोहों में भी इस फिल्म ने पुरस्कार जीते और इसे 90वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 2018 में रीमा दास ने बनाई बुलबुल कैन सिंग और 2024 में आई उनकी फिल्म विलेज रॉक स्टार 2 को 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किम जिसेवा अवार्ड से नवाजा गया था। 2024 की एक और कामयाब फिल्म निर्देशक रही हैं शुचि तलाती। उनकी फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने साल 2024 में जोरदार धमाका किया है। अमेरिका के सनडेंस फिल्म समारोह में इस फिल्म को ड्रामेटिक वर्ल्ड सिनेमा कैटेगरी में ऑडियंस अवार्ड दिया गया।
अभिनेत्री प्रीति पाणिग्रही को इस फिल्म के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिया गया। सुश्री तलाती मानती हैं कि नए दौर की महिला फिल्मकार मिलकर कहानियों का ऐसा इंद्रधनुष रच रही हैं जो पहले कभी नहीं रचा गया। उनका मानना है कि पहले तो महिलाओं को इस तरह की जगह भी नहीं मिल रही थी। 2024 में एक और महिला फिल्मकार ने दुनिया के फिल्म परिदृश्य पर अपनी जोरदार आमद दर्ज कराई है। ये हैं लक्ष्मी प्रिया देवी, जिनकी मणिपुरी फिल्म बूम का प्रीमियर टोरंटो फिल्म समारोह में किया गया था। इसके बाद तो इस फिल्म ने दुनिया के कई फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते। शुभ्रा महाजन की फिल्म सेकेंड चांस और निधि सक्सेना की सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन ने भी दुनिया भर में नाम कमाया है। साल 2024 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक रही है लापता लेडीज। इसकी निर्देशक हैं किरण राव। इसे ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की एंट्री के रूप में चुना गया था। मन करता है शौतुआ एक कन्या पे डौटुआ, मन करता है शौतुआ एक कन्या पे डौटुआ। इधर के कुछ सालों में जिन महिला निर्देशकों ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की है और फिल्म संसार में कहानियों के कहने का तरीका बदला है, उनमें शामिल हैं निर्माता गुनीत मोंगा, जिन्होंने कार्तिकी गोंजाल्विस की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर प्रोड्यूस की थी और साल 2023 में इस फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतकर तहलका मचा दिया था। गुनीत मोंगा ने इस बीच कटहल और पगलैट जैसी फिल्में भी बनाई हैं। ये फिल्में महिलाओं की दुनिया की कहानी कहती हैं। महिला निर्देशकों में एक बड़ा नाम है जोया अख्तर। उन्होंने 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड से बतौर प्रोड्यूसर अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद आई लक बाय चांस और फिर उन्होंने बनाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसके जरिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। फिर उन्होंने दिल धड़कने दो और गली बॉय जैसी फिल्में बनाई। ओटीटी के लिए जोया अख्तर ने मेड इन हेवन और दहाड़ का निर्देशन किया है। रीमा कागती भी एक चर्चित निर्देशक हैं। हाल ही में उनकी फिल्म आई है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। इससे पहले उन्होंने दहाड़ का निर्देशन किया। उससे भी पहले आमिर खान के अभिनय वाली तलाश फिल्म का निर्देशन रीमा ने ही किया था। मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। रीमा कागती निर्देशन तो कम करती हैं पर फिल्में ज्यादा लिखती हैं। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय रीमा कागती ने ही लिखी थी। मेघना गुलजार साल 2002 में फिल्म फिलहाल से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 10 कहानियां बनाई, फिर तलवार फिल्म बनाई और फिर राजी जैसी चर्चित फिल्म का निर्देशन किया। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। इसके बाद आई छपाक और फिर 2023 में जनरल मानेक शॉ के जीवन पर एक बेहतरीन फिल्म बनाई सैम बहादुर। मेघना गुलजार बहुत अलग अलग विषयों पर फिल्में बना रही हैं और एक बेहतरीन निर्देशक के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया है। महिला फिल्मकारों में एक बड़ा नाम है गौरी शिंदे, जिन्होंने सन 2012 में श्रीदेवी के अभिनय वाली फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के जरिए फिल्म संसार में कदम रखा था। यह फिल्म उनकी मां के जीवन पर आधारित थी और गौरी शिंदे का कहना है कि इंग्लिश विंग्लिश उन्होंने अपनी मां को सॉरी कहने के लिए बनाई थी। नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवडहिला चंद्राची चंद्राची। इंग्लिश विंग्लिश टोरंटो फिल्म समारोह में रिलीज की गई थी और इसके लिए गौरी को मिला था सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। इस फिल्म के लिए उन्होंने लाडली मीडिया अवार्ड भी जीता था। गौरी शिंदे की एक और चर्चित फिल्म है साल 2016 में आई डियर जिंदगी। अब हम बात करेंगे निर्देशक लीना यादव की। लीना ने टेलीविजन फिल्म डियर एंड के जरिए फिल्म संसार में अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने फिल्म शब्द बनाई, जिसके सितारे थे संजय दत्त और ऐश्वर्या राय। फिर अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर माधवन को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई तीन पत्ती।
इसके बाद आई पार्ज्ड और फिर राजमा चावल जैसी फिल्म। लोकप्रिय सिनेमा में एक बहुत बड़ा नाम है फराह खान का। कोरियोग्राफी से निर्देशन की दुनिया में उतरी फराह खान ने सबसे पहले 2004 में बनाई मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं। इसके बाद 2007 में फराह खान लेकर आई ओम शांति ओम। अश्विनी अय्यर विज्ञापनों की दुनिया से फिल्म निर्देशन की दुनिया में आई। 2016 में उन्होंने नील बटे सन्नाटा बनाकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद आई बरेली की बर्फी। इसके बाद पंगा। अश्विनी अय्यर एक चर्चित निर्देशक हैं और उन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट, तरला और बवाल जैसी फिल्में बनाई हैं। नए जमाने में जिन युवा निर्देशकों ने अपना लोहा मनवाया है, उनमें से एक नाम अलंकृता श्रीवास्तव का है। साल 2017 में आई उनकी फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का ने काफी नाम कमाया था। इसके अलावा अलंकृता ने मेड इन हेवन और बॉम्बे बेगम्स जैसी फिल्में बनाई हैं। तनुजा चंद्रा ने 1998 में फिल्म दुश्मन के जरिए निर्देशन की दुनिया में अपना कदम रखा था। फिर उन्होंने संघर्ष, जिंदगी रॉक्स, करीब करीब सिंगल और सुर जैसी फिल्में बनाई। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। महिला फिल्मकारों में एक बड़ा नाम है सुधा कोंगाड़ा, जिन्होंने 2002 में मित्र माय फ्रेंड बनाई थी। इसके बाद वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में सक्रिय रहीं। 2024 में अक्षय कुमार के अभिनय वाली उनकी फिल्म सरफिरा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इस बीच कुछ अभिनेत्रियों ने भी फिल्म संसार में बतौर निर्देशक हाथ आजमाया है। कोंकणा सेन शर्मा ने अपनी मां अपर्णा सेन के नक्शे कदम पर चलते हुए 2017 में बनाई थी डेथ इन द गंज। इसके बाद उन्होंने लस्ट स्टोरीज नामक एंथोलॉजी में द मिरर नामक फिल्म बनाई और नाम कमाया। अभिनेत्री नंदिता दास ने 2008 में बनाई फिल्म फिराक। 2018 में उन्होंने फिल्म मंटो बनाई और 2023 में आई ज़्विगैटो। एक लंबी फहरिस्त है महिला फिल्म निर्देशकों की। ये परंपरा सई परांजपे, मीरा नायर, दीपा मेहता, कल्पना लाजमी और अपर्णा सेन से होती हुई आज की इन युवा फिल्मकारों तक पहुंची है। इन लड़कियों ने ये उम्मीद जगाई है कि महिला फिल्मकार निर्देशन की दुनिया में सक्रिय रहकर कहानियों का ऐसा इंद्रधनुष रचती रहेंगी जिनमें होंगी जज्बात की धड़कन। ये फिल्मकार महिलाओं का परचम सारी दुनिया में ऊंचा लहराती रहेंगी। है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल, इसे झूमने दे अपनी बीत दे, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे। ये था संपादकीय, हिंदी सिनेमा को बदलती महिला निर्देशक। और अब लघु फीचर, गीतकार आनंद बख्शी के गीतों में जीवन का फलसफा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग। गीतकार आनंद बख्शी ने फिल्म संसार में एक लंबी पारी खेली। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी पंजाब में जन्मे बख्शी साहब ने विभाजन की त्रासदी झेली। फौज में नौकरी की, लेकिन फिल्मों के शौक ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। वो 2 बार मुंबई आए अपना भाग्य आजमाने के लिए। बहरहाल बख्शी साहब का करियर सन 1958 में भगवान दादा की फिल्म भला आदमी के गाने लिखने के जरिए शुरू हुआ। इसके बाद लंबा संघर्ष और फिर कामयाबी सन 1965 में फिल्म जब जब फूल खिले के जरिए। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सन 1967 में जब फिल्म मिलन आई तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। सावन का महीना, पवन करे शोर, दिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर।
मार्च के महीने में आनंद बख्शी की याद का दिन होता है। सन 2002 में 30 मार्च के दिन उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। चित्र भारती में इस लघु रूपक के जरिए हम आपको ले चल रहे हैं बख्शी साहब के उन गानों की दुनिया में जिनमें है जीवन का फलसफा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये फिल्म आपकी कसम का गाना है। इस गाने के हर अंतरे में बख्शी साहब ने जिंदगी की राहों को रोशन करने वाली और मन की आंखों को खोल देने वाली बातें कही हैं, जैसे ये अंतरा। आंख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं। याद रहे कि फिल्मी गाने अपनी कहानी और स्क्रिप्ट की जमीन पर लिखे जाते हैं। इसके बावजूद आनंद बख्शी अपने गानों में जिंदगी के कुछ जरूरी पाठ दे जाते हैं, ऐसे पाठ जिन्हें याद रखना जरूरी है। फिल्म जीने की राह के इस गाने को सुनिए। बख्शी साहब एक बंजारे की तरह जीवन का गीत हमें सौंपते चले जाते हैं। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो, आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्का। बख्शी शायद ऐसे इकलौते गीतकार हैं जिनके गानों में ऐसे अनमोल मोती बिखरे पड़े हैं जो हमें जिंदगी के कमजोर पलों में रास्ता दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि जीवन पथ पर डटे रहना है और संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते चले जाना है। फिल्म आराधना का ये गाना सुनिए। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने, बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने, ये मोती आंखों की पूंजी है, ये ना कोई। बख्शी साहब के गाने किस तरह लोगों के जीवन को छूते हैं, इसकी एक मिसाल है एक किसान की जिंदगी की घटना जो अपनी जिंदगी से निराश होकर रेल की पटरी की तरफ चल पड़ा था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा। रात का सन्नाटा, कहीं दूर रेडियो पर एक गाने की ये पंक्तियां बज रही थीं और उसने आत्महत्या का अपना इरादा बदल दिया था। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नग़्मे सुना रही है। फिल्म बालिका वधू का ये गाना बताता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई कहीं भी आपसे बिछड़ सकता है। जगत मुसाफिर खाना लगा है आना जाना। अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म मजबूर में बख्शी साहब ने हम सबको सिखाया कि हम जो कुछ कहें सोच समझ कर कहें। कही गई बातें बाद में दिल पर लगा घाव बन जाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। और अब हम
हम फिल्म जिंदगी जिंदगी का ये गाना सुनेंगे सचिन देव बर्मन की आवाज में। ये गाना भी हमें जीवन का दर्शन दे जाता है। सावन झुमके में एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आनंद बख्शी ने भारतीय संस्कृति के एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ को गाने में ढाल दिया था। इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बख्शी साहब ने दुनिया के तमाम रंग देखे थे। वो जानते थे कि दुनिया में एक दूसरे को धक्का मारकर आगे बढ़ने की रवायत है। उन्होंने इस मतलबी दुनिया की बेरहमी को अपने इस गाने में उतारा। एक है ऐसे लोग जो औरों की खातिर जीते हैं, औरों की खातिर जीते हैं। दूसरे वो जो अपनी खातिर अपनों का खून पीते हैं। कोई फूल खिलाए, कोई कांटे बिखराए। बख्शी इस दुनिया को खूब पहचानते थे। वो ये जानते थे कि लोगों में आधुनिकता को अपनाने की एक अंधी दौड़ चल रही है और इस चक्कर में लोग अपनी तहजीब भूलते चले जा रहे हैं। इसीलिए फिल्म जब जब फूल खिले के इस गाने में उन्होंने ये बात कही। कहाँ शामों सहर ये, कहाँ दिन रात मेरे बहुत रुसवा हुए हैं। यहाँ जज्बात मेरे, नई तहजीब है ये, नया है ये जमाना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना। फिल्म अमृत के लिए उन्होंने एक ऐसा गाना लिखा जिसने लोगों को दुख झेलने की ताकत दी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना विभाजन की पीड़ा और अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ाने का दर्द झेलने वाला गीतकार ही ये बात लिख सकता है। याद करे उन बीते दिनों की, याद करे काश कहीं मिल जाए कोई, काश कहीं मिल जाए कोई जो मीत पुराना बचपन। बख्शी साहब के गानों में इतने जीवन दर्शन हैं कि अगर सुनने लग जाएं तो कई दिन लग जाएंगे और ये गाने खत्म नहीं होंगे। फिल्म पिया का घर के एक गाने में उन्होंने लिखा। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे ये ऐसा बंधन। दुनिया में एक दूसरे का साथ निभाएं तो जीवन कितना आसान हो जाता है, मुश्किलें तब उतनी मुश्किल नहीं रहती। यही बात बख्शी साहब ने फिल्म तकदीर के इस गाने में कही थी। जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे, जो बेबस हो बेचारा अपनी बेबसी दे दे। दर्द की पुकार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट। जिंदगी की राहों पर हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है, चाहे जितनी मुश्किलें आए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। इस बात को उन्होंने फिल्म अनुरोध के इस गाने में उतारा था। तुम बेसहारा हो तो
किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। दुनिया में कितनी विडंबनाएं हैं। बख्शी साहब ने संसार के दो चेहरों वाले इस रूप को अपने गाने में उतारा और फिल्म रोटी में ये बात कही। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा, हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। और फिर बख्शी साहब चुपचाप इस दुनिया से चले गए। फिल्म दुश्मन का ये गाना उनकी स्मृति को नमन है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। आनंद बख्शी के गानों में जीवन का फलसफा, ये था हमारा लघु रूपक रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज संगीतकार रवि की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। मार्च का ये महीना संगीतकार रवि और साहिर लुधियानवी की यादें लेकर आता है। रवि का जन्म 3 मार्च 1926 को हुआ, उनका निधन 7 मार्च 2012 को हुआ। साहिर लुधियानवी का जन्म हुआ 8 मार्च 1921 को। दिलचस्प ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में संगीतकार रवि ने गीतकार साहिर लुधियानवी को कुछ इस तरह याद किया था। मुझे डायरेक्टर और साहिर साहब दोनों समझा देते थे कि ये सिचुएशन है, ये उसका मूड है गाने का, ऐसा आपको बनाना है। जैसे चलो एक बार फिर से, अभी म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं था उसका, और मैं ऐसे ही कोई धुन बनाता तो आपको कैसी लगती। अभी मैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो, मतलब धुन तो है लेकिन अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम क्या करते थे, उसमें कितने स्टाइल से धुन बन सकती है इस पोएट्री की, वो बनाते थे। और एक और खास बात थी कि वो जो भी प्रोड्यूसर उनके पास आता था वो कहते थे कि शायर मुझे दे रहे हैं आप पोएट, म्यूजिक रवि साहब का लीजिए। इसलिए मेरे साथ उनकी काफी पिक्चरें हुई। मैं अपनी फैमिली के साथ खंडाला गया, तो खंडाला जाते वक्त खंडाला घाट के ऊपर पहुंचकर वहां ब्रिज पर देखा हमने, काफी गाड़ियां रुकी, हमने भी अपनी गाड़ी रोकी। रोककर मैंने देखा कि बच्चे कुछ चिल्ला रहे हैं, और चिल्ला क्या रहे हैं, हो, वो इको होती थी उसमें। मैंने देखा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी जबरदस्त चीज है। तो मैंने ऐसे ही ओ सनम ओ सनम ओ सनम 2-3 दफा, वो बात खत्म। हम वापस आ गए। 1 आध महीना गुजरा, एक सिचुएशन आई। साहिर साहब को मैंने कहा, मेरे साहिर साहब एक आइडिया मेरे पास है। तो उन्होंने लिखा था ये हवा, ये समा, ये फिजा। तो मैंने कहा मैं अगर इसको ऐसा करूं कि एक वर्ड को रिपीट करते हैं इको में। बोले कैसे? मैंने कहा ये हवा, ये हवा, ये हवा, ये फिजा, ये। उस जमाने में इको का सिस्टम नहीं था, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, आप इको कर सकते हैं। तो ये बोले कि होगा कैसे ये? मैंने कहा वो हम तरकीब करेंगे कुछ। मुझे याद है कि वहाँ महबूब में रिकॉर्डिंग चल रही थी और साहिर साहब बैठे, चोपड़ा साहब बैठे। तो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी मैंने रिकॉर्डर साहब को कहा, कौशिक साहब को, मैंने कहा कौशिक साहब पहला ये हवा फुल वॉल्यूम में लीजिए, दूसरा कम करिए, तीसरा और कम करिए। इस तरह मैंने कहा महेंद्र कपूर से हम 3 दफा गवाएंगे। फुल वॉल्यूम में गाने दीजिए उनको, यहाँ से कंट्रोल कीजिए कि पहला फुल वॉल्यूम में। तो क्या होता था, ये हवा, ये हवा, ये हवा, ये फिजा, ये फिजा, ये फिजा। तो वो इफेक्ट ऐसा लगता था कि जैसे इको हो रहा है, और इतना खूबसूरत गाना वो हुआ। उसके बाद लोग आज तक मुझे कहते हैं स्टाइल आपने कैसे की, ये कहाँ से लिया? मैंने कहा ये कहाँ से लिया कि ये कभी कभी होता है कि जो अभी पुल, जो खंडाला में पुल था, उसने मुझे ये इंस्पिरेशन दिया। ये हवा, ये हवा, ये हवा, ये फिजा, ये फिजा, ये फिजा, है उदास जैसे मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में ये थी संगीतकार रवि की अनमोल रिकॉर्डिंग। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मार्च महीने का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।
ये था विविधा का इस हफ्ते का अंश, जिसमें एक तरफ थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, दूसरी तरफ थी गायिका अलका याग्निक, और इसके साथ हमने फिल्म पत्रिका चित्र भारती भी आपको सुनवाई। कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताते रहिएगा। अब हम रुख करते हैं अपने संग्रहालय की ओर, क्योंकि जुटानी है अगले हफ्ते की सामग्री। इस कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।